चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा गौरव किस तरह किया गया। भारतीय संविधान सभा दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच इस विषय पर क्या चर्चा हुई, यह जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। इस चर्चा के दौरान संविधान सभा के जिन सदस्यों ने बात रखी वे बहुत ही विद्वान, उच्च कोटि के विचारक थे। तो हम क्यों ना जान लें उनके विचार, संविधान में कैसी व्यवस्था की गई है, उसके पीछे क्या मंशा थी। यह सब जानकारी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें होना चाहिए। हम आज की चर्चा शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो कैसा लगा पूरा वीडियो सुनने के बाद हमें बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। आइए अब हम चर्चा करते हैं। हमारी संविधान सभा में बहुत ही विद्वान श्री एस नागप्पा जी के विचार। आपने कहा कि उपाध्यक्ष महोदय, मसौदा समिति के माननीय सभापति एवं उनके सदस्यों को बधाई देने में मैं भी पूर्वकता का साथ देता हूं। उन्होंने सावधानी से इस बात का प्रयास किया है कि सभी समस्याओं के सारे पहलुओं पर विचार करके तथा विभिन्न समितियों की रिपोर्टों का समुचित मनन करके उनके अनुसार विधान बनाया जाए। श्रीमान, मैं उन लोगों से पूर्णतः सहमत हूं जो केंद्र को मजबूत करने की वकालत करते हैं, विशेषतः इसलिए कि हमने अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है। जैसा कि सभी जानते हैं, इसे पुष्ट तथा सदा के लिए स्थायी बनाने के लिए हमें काफी समय चाहिए। एक दूसरे कारण से भी केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। संप्रदाय एवं धर्म के कारण हम आपस में कई बातों में एक नहीं थे, अर्थात मतभेद थे। अब प्रांतीयता के आधार पर हमें अनेक न होना चाहिए। भले प्रांत अलग अलग हों, हमारी संस्कृति विचारधारा थोड़ा थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए, इसका आशय यह है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने विधान का मसौदा तथा अपनी रिपोर्ट उपस्थित करते हुए कहा है कि प्रस्तुत विधान बनावट में तो संघात्मक है, पर इसका आंतरिक स्वरूप एकात्मक है। मैं समझता हूं कि विशेषतः वर्तमान समय में हमें ऐसे विधान की आवश्यकता है। विधान के संबंध में हम लोगों से यह कहा गया है कि इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही बहुत कुछ लेकर इसमें भर दिया गया है। बात यह है कि हम कोई अच्छी बात देखते हैं तो हम उसको अपनाते हैं, उसकी नकल करते हैं। अगर किसी अन्य विधान में कोई ऐसी चीज हम पाते हैं जो हमारे लिए, हमारे आचार व्यवहार के लिए एवं हमारी संस्कृति के लिए उपयोगी और लाभप्रद है, तो उसको अपना लेने में कोई हानि नहीं है। विधान में अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, इस बात से मुझे प्रसन्नता है और उन प्रतिनिधियों को भी प्रसन्नता है जो अल्पसंख्यकों के
हित रक्षार्थ यहाँ सदस्य के रूप में आए हैं। इसके लिए बहुसंख्यक वर्ग को हमें बधाई देनी चाहिए। हमें बहुसंख्यक वर्ग का अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को कुछ विशेषाधिकार, विशेष सुविधाएं दी हैं। यहाँ यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या अल्पसंख्यकों को संरक्षित स्थान देना आवश्यक है? मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए और सभी अल्पसंख्यकों को संरक्षित स्थान देना हो सकता है, आवश्यक न हो। पर कुछ ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। मैं यह नहीं चाहता कि सदा के लिए ये संरक्षण जारी रखे जाए। यह तो अधिकतर बहुसंख्यक वर्ग पर निर्भर करता है कि वह अपने व्यवहार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने में घुल मिल जाने दे। अल्पसंख्यक यह नहीं चाहते कि वह संरक्षण की मांग करें और सदा के लिए बहुसंख्यक वर्ग से पृथक बने रहें। वे तो इस बात के लिए बहुसंख्यक वर्ग से भी अधिक उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द वह बहुसंख्यक वर्ग के साथ घुल मिल जाएं। पर इस काम को पूरा करने का भार बहुसंख्यक वर्ग पर है, ना कि अल्पसंख्यकों पर। बहुसंख्यक वर्ग का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों में यह भावना उत्पन्न हो कि वे बहुसंख्यक वर्ग से भिन्न नहीं हैं। ऐसा होने पर ही श्रीमान हम अल्पसंख्यक समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे। जो भी हो, बहुसंख्यक वर्ग का मैं कृतज्ञ हूं कि इस समस्या के समाधान में वह इतनी दूर आगे बढ़ा है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री फ्रैंक एंथोनी ने आज सवेरे कहा है, बहुसंख्यक वर्ग की इच्छा पूर्ति के संबंध में अल्पसंख्यक वर्ग आधे से अधिक रास्ता तय कर चुका है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए कम से कम कुछ वर्गों के लिए संरक्षण रखना आवश्यक है। मैं केवल इस बात पर जोर देता हूं कि यह देखना बहुसंख्यक वर्ग का कर्तव्य है कि अल्पसंख्यक यह ना अनुभव करने पाए कि वे अल्पसंख्यक हैं। श्रीमान, मुझे प्रसन्नता है कि विधान में सामाजिक समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है। किसी भी रूप में अस्पृश्य अस्पृश्य स्पृश्यास्पृश्य का भेदभाव माने सछूत अछूत का भेदभाव बरतना अपराध घोषित किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मसौदा समिति ने इस बात का ध्यान रखा कि यह बात विधान में आ जाए। नौकरियों के संबंध में विधान में ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिसमें ये अल्पसंख्यकों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। किंतु एक बात विधान में नहीं आई है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विधान में इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि किसी पार्टी का नेता अपनी जो गवर्नमेंट या मंत्रिमंडल बनाएगा वह ऐसा होगा जिसमें सभी विचारधाराओं को तथा जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। यदि ऐसी व्यवस्था विधान में आती है तो इससे अल्पसंख्यक समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। मैं मसौदा समिति के प्रति कृतज्ञ हूं कि उसने अल्पसंख्यकों की बहुत सी बातों को मान लिया है। केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडल की रचना के संबंध में मैंने जो सुझाव अभी दिया है उसके अनुसार यदि कोई प्रावधान मसौदा समिति विधान में रख देती तो उससे अल्पसंख्यक समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाता। अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में रखा जाए या नहीं,
इस बात को अगर प्रधानमंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, तो इसका क्या फल होगा? इसकी कल्पना सभा स्वयं कर सकती है। प्रधानमंत्री यह कह सकता है कि उसकी पार्टी में अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सदस्य नहीं है और इसलिए दल के बाहर के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेना जरूरी नहीं है, ताकि देश की शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का भी हाथ रहे। इसलिए यह अच्छा होता अगर मसौदा समिति विधान में ऐसा प्रावधान रखती कि मंत्रिमंडल में प्रांतीय तथा केंद्रीय दोनों में ही अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व देना ही होगा। आशा है यह चर्चा, यह विचार अच्छे लगे होंगे। वास्तव में देश का विधान बनाते समय संविधान सभा के विद्वानों ने, सदस्यों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि देश का कोई भी वर्ग, समुदाय विकास की मूल धारा से वंचित न रह जाए, क्योंकि सबका योगदान होगा तो देश तेजी से विकास करेगा। इस संबंध में आजकल एक विचार चल रहा है डाइवर्सिटी का। सरकारी क्षेत्रों में तो प्रतिनिधित्व की मांग होती ही है, निजी क्षेत्रों में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां हों या अन्य संस्थान हों, उनमें भी सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह डाइवर्सिटी की अवधारणा अमेरिका से आई है। अमेरिका में चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई अन्य संस्थान हो, वहाँ पर सभी समुदाय के लोगों के लिए एक प्रतिनिधित्व की सीमा तय कर दी गई है। इस बारे में एच.एल. दुसाद साहब की पुस्तक डाइवर्सिटी पढ़ी जा सकती है, जिसका प्रकाशन सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा किया गया है। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद, आभार।